तो हमें पता ये चलता है कि कोई मेहमान, कोई आगंतुक, कोई अतिथि आने वाला है और उसके लिए हम बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं। और ऐसा प्रायः देखा भी गया है, ऐसा होता भी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से और अगर यही, तब क्या होता है, तब यहाँ पर ये काक जो है वो समादरित है, यानी कि सम्मान के लायक है। लेकिन वहीं ये झुंड में जब छत के ऊपर में मंडराते हैं और इनकी आवाज़ बहुत कर्कश होती है और सुनने में भयानक लगता है, तब किसी अशुभ का समाचार प्राप्त होना रहता है। वैसे दृष्टिकोण से जब देखा जाए तब हमें क्या लगता है कि ये अनादरित है, सम्मान के योग नहीं है। इसीलिए लेखिका ने कहा है कि काक जो है ये एक ऐसा प्राणी है जो एक ही साथ समादरित भी है, अनादरित भी है। तो इस आधार पे उन्होंने कौवे का विवरण दिया है ना। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना का के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। किसकी दृष्टि रुक गई? लेखिका की। कहाँ रुकी? गमला और दीवार के बीच में। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो वो जो छुआ छुअल जैसा खेल हो रहा था दो कौवों के बीच में, वो क्या था? वो गिलहरी जो का एक बच्चा था जिसको पाने के लिए ये दोनों उसके गमले के तरफ चक्कर लगा रहे थे, लेकिन गमला एक तरफ से दीवार की आड़ में था जहाँ ना उनका चोंच पहुँच सकता था और ना जहाँ वो स्वयं पहुँच सकते थे। ना उन्होंने अपने चोंच से उस और वहाँ था एक गिलहरी का बच्चा जो उनका आहार बनता, उनका भोजन बनता, लेकिन उन्होंने उसको जो है मार मार कर करके घायल कर दिया था। तो ये उनका आहार बनने वाला था। काक दोए की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वो निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा निश्चेष्ट है ना, जिसके अंदर में किसी भी तरह का चेष्टा करने का प्रयास ये नहीं हो, है ना, निश्चिंत एकदम बिना किसी हरकत के। निश्चेष्ट का मतलब क्या कहे? बिना किसी हरकत के। कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। यह काम किसने किया? लेखिका ने किया। उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को पहले तो उन्होंने सोचा कि इसको छोड़ दें, लेकिन फिर कहा कि नहीं, करके देखते हैं। और वो ले आई। लाने के बाद पूरा उसका रक्त जो है उसके शरीर का साफ़ किया, पोंछा, उसके ऊपर में रुई से फिर उस पर पेंसिलिन लगाया। कई घंटे के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। अब क्या था? उस लघु प्राण में पुनः प्राण आ गया, वो जीवित हो गया, बच गया और लेखिका के उन पंजों में अंजुली के मध्य में आकर करके वो खेलने लगा, अपनी आँखों से इधर उधर देखने लगा। ये 3 दिन के बाद में, है ना, रुई के फाहे से वो दूध पीने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी, यानी कि लगा आश्चर्य करने लगे। विस्मित का मतलब आश्चर्यचकित करना। हमने उनकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अब क्या था? गिलहरी क्या हो गया? ये कौन वाचक है? ये जातिवाचक संज्ञा है, जिससे उसकी पूरी जाति का पता चले। लेकिन लेखिका क्या कह रही है कि मैंने उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी उसका एक नाम रख दिया। अब वो गिलहरी नहीं, अब वो गिल्लू हो गया, है ना, गिल्लू के रूप में। तो यहीं से जो है लेखिका का जो कैरेक्टर है इस कहानी का, उसका ये जन्म जो है कैसे हुआ वो देखिए। उसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा।
मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, एक डलिया में रुई का गाला दे करके। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा उसी जगह पर। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जो कुछ भी वो करता था अब वो लेखिका के घर का हिस्सा हो गया, लेखिका के अंग का हिस्सा हो गया, उनके तन का हिस्सा हो गया, उनके मन का हिस्सा हो गया, उनकी भावनाओं का हिस्सा हो गया। ये रिश्ते होते हैं जो हमारे और किसी के बीच में भी पनप सकता है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। किसने? लेखिका ने गिल्लू ने। गिल्लू क्या होता था कि वो बार बार लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक कार्य किया करता था। आप में से कोई बताएंगे, अगर आपके सामने किताब खुली है, कि वो कौन सा काम करता था गिल्लू जिससे लेखिका का ध्यान जो है उसकी तरफ जाए? आप में से कोई बता पाएंगे? वो लेखिका के साथ क्या करता था? वो पैर से जाकर पर्दे पे सर से चढ़ जाता था और तेजी से उतरता था, जिससे रोकने के लिए लेखिका उतर जाता था। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है ना। वो पर्दे से उतरता था सर करते हुए नीचे, फिर वो लेखिका की तरफ बढ़ता था, तेज़ी से उतरता था। उसके दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका जो है उसे पकड़ने के लिए ना उठती। ये प्रक्रियाएं, ये तरीका चलता रहता था। अब लेखिका कह रही हैं, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में, लिफाफा समझते हो ना, जिसमें जो है कि चिट्ठी वगैरह कुछ भी रखने के लिए जो भी इन्वेलप अंग्रेजी में बोलते हैं, लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे में है ना के भीतर बंद रहता। लघुगात पूरे शरीर को कहते हैं। तो यहाँ से जो है इतना सा खाली उसका सर और आंखें बाहर, चेहरा होता या पंजे होते बाहर, बाकी सारा अंदर होता। वो उसको उस पर डाल देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। ये कार्यकलाप कौन देखता था और किसे देखता था? कोई बताएंगे? लिफाफे में लेखिका किसे डालती थी? हाँ, गिल्लू को। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, और गिल्लू ही जो है वो लिफाफे के अंदर से इधर उधर के लेखिका के सारे कार्य को देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। जब भी उसे भूख लगती वो एक प्रकार का स्वर निकालता, आवाज़ निकालता, चिक चिक जिसे कहते हैं, और वह उसके बदले में उसे लेखिका क्या देती थी? बिस्किट देती थी या काजू देती थी, और वो उसी स्थिति में वह उसे खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाल के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन सो बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब क्या हुआ? कहना गिल्लू जो है पूर्ण रूप से जो है एक वयस्क बन गया। अब उसे जो है कि नहीं इधर उस डलिए से या उस लिफाफे से या लेखिका के अंजुली में जो वो रहा करता था, उससे अब कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए मुक्त होना चाहता था। और मुक्त होने के लिए लेखिका का जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता है। तो वो मुक्ति का जो है मार्ग लेखिका जब समझ में आया कि यहाँ पे इन्हें मुक्त किया जा सकता है, तब लेखिका वो आगे कहती है
कि गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन का जो एहसास होता था उससे मुक्त करना आवश्यक है। इसलिए लेखिका ने क्या किया कि कीले निकालकर जाली को एक कोना खोल दिया। खिड़की के ऊपर में जो जाली लगी हुई थी उस जाली का एक कोना उसने लेखिका ने खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच की मुक्ति की सांस ली। अब वो बाहर जाने लगा, बाहर से अंदर आने लगा। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, लेकिन लेखिका का जो प्रयास था वो प्रयास था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, ये लेखिका बता रही है, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब यह नित्य का कर्म हो गया। अब क्या होता था, जब लेखिका अपने कमरे में नहीं होती थी, यानी कि अपने घर में भी नहीं होती थी, जब वो अपने कार्य हेतु कॉलेज जाया करती थी, इस बीच में गिल्लू कहाँ होता था ये समझ में आया आपको? और आया तो आप हमें बताएंगे कि गिल्लू कहाँ होता था? कमरे में होता था या कोई बताएगा? बाग में होता था। वेरी नाइस। और उसके जाने का मार्ग कौन सा था? चलिए ठीक है, उसके जाने का वही रास्ता होता था जिसे लेखिका ने बनाया था कमरे के अंदर में। वो जाल का कोना निकाल कर करके जो बनाया था उसी से वो जाता था और आता था। अब ये रोज़ का कर्म हो गया। इसी तरह वो जाता था, आता था, जाता था, आता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें हमेशा बनी रहती थी, ये लेखिका का कहना है। उसे उत्पन्न हो गई थी, कभी फूलदानों के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में वो छिपता। लेखिका के साथ अपना जो है क्रीड़ा खेलने का क्रिया वो जारी रखता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका बताती है कि उसके पर बहुत सारे पशु, वो पशु प्रेमी थी, पशुओं का सेवा करती थी। गाय भी थी, एक गाय थी उनकी जिनका नाम उन्होंने गौरा रखा था। उस पर एक लेख भी उन्होंने लिखा जो बहुत मशहूर हुआ था। ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन कोई भी वो पशु छोटा हो या बड़ा हो, जो भी उनके पास उनके घर में है, कोई भी उनकी थाली में उनके भोजन करने के समय मुंह लगा के खाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन लेखिका के अनुसार गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य भी था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। ये थी उसकी प्रक्रिया। ऐसा इंसान भी करता है, जो चीज़ उसे बहुत प्रिय होता है वो अक्सर खाता है, और जब उसको नहीं मिलता है तो वो उसके लिए व्याकुल हो जाता है। पशु भी वैसा करते हैं। सारी प्रवृत्ति वैसे ही होती है जैसी हमारे अंदर है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा अपने दर्द के बारे में सोचते हो वैसा पशुओं के दर्द के बारे में भी सोचो, उसके मन के बारे में भी सोचो। ये अलग बात है कि वो हमसे संवाद उस भाषा में नहीं कर सकते हैं जिस भाषा में संवाद हम और आप एक दूसरे से करते हैं, लेकिन उनका जो संवाद करने का माध्यम है वो इतना सरल होता है कि अगर इंसान थोड़ा सा भी अगर बुद्धि पे बल दे तो पशुओं के संवाद को आराम से समझ लेता है। जैसा कि लेखिका ने इशारा किया, ये केवल एक कहानी मात्र नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जीवन की सच्चाई छिपी है ना, संबंधों की सच्चाई छिपी है, रिश्तों की सच्चाई छिपी है, जिसे समझकर पढ़कर आपको जो है अपने को भी उस तरह से है ना बनाने की ज़रूरत है। आगे आइए। गिल्लू ऐसा
ये करता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल, अब ये तीसरा भाग है और अंतिम भाग है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इस बीच क्या होता है कि महादेवी वर्मा का एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उन्हें जो है हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। देखिए, हर कोई है, घर के अंदर भी जाइए, बच्चे मैंने छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो बच्चा जो है कि नहीं माता पिता से लेके घर के हर मेंबर से घुलता मिलता है, लेकिन माता पिता को आप किनारे करो, उसके बाद कोई एक ना एक व्यक्ति उसके लिए बड़ा प्रिय हो जाता है, बहुत प्रिय हो जाता है ना। मामा प्रिय हो जाते हैं, किसी के लिए मौसी प्रिय हो जाती है, किसी के लिए बुआ प्रिय हो जाती है, किसी के लिए छोटे पापा बड़े पापा प्रिय हो जाते हैं। ये एक क्रम है जो चलता रहता है और यही क्रम जो है पशुओं में भी है ना। जैसा हमारे अंदर है वैसा पशुओं के अंदर है, वो भी उस तरह के रिश्तों को पसंद करते हैं जैसा गिल्लू ने पसंद किया। बात समझ में आ रही है कि किसी को बहुत अपना कहे, किसी को कम अपना कहे। जब भी महादेवी वर्मा बैठती थी, गिल्लू उनके सामने होता था। महादेवी वर्मा हॉस्पिटल में थी, गिल्लू अपने झूले से नहीं उतरता था। ये जो है उन रिश्तों का खेल है जो गिल्लू और महादेवी वर्मा के बीच रहा। मेरी अवस्था में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। परिचारिका कहते हैं नर्स को, लेखिका कहती है कि जब तक वो मेरे साथ रहता, मेरे बिस्तर पे आता, मेरे मादों को सहलाता, ठीक ऐसा लगता कि जैसे ये सेवा एक नर्स कर रही है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, क्योंकि सुराही के अंदर में पानी होता था और पानी से सुराही का बाहरी भाग जो है वो उसके ऊपर नमी होती थी, उस पर जब हवा पड़ती थी उसके बूंदों से उसको ठंडक मिलती थी। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रकार समीप रहता वो रहता था, उसे ठंडक भी मिलती रहती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। हर एक जीव का चींटी से लेकर विशाल हाथी तक, चाहे वो मनुष्य मानव हो, सबका एक लाइफ एक्सपेंशन बना हुआ है, ऊपर वाले ने बना के भेजा है। तो उसी प्रकार से जो गिलहरी का जो लाइफ एक्सपेंशन है वो बहुत है तो 2 साल है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। आप में से कोई बताएंगे कि हीटर जलाने के बाद या ना गिलहरी को क्या दिया गया? यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया गया है उष्णता प्रयोग किया गया है, क्या इसका आप अंग्रेजी टर्म हमें बता सकते हैं? मेरी आवाज़ मिल रही है क्या? हीट, हाँ बिल्कुल सही, उसको एक हीट देने का प्रयास किया गया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। क्या हो गया? अंत में उस लघु प्राण का प्राणांत हो गया, वो ये संसार से विदा हो गया। लेखिका के हाथों में ही वो उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब इस घटना को लेखिका ने हमें दिया है। तो प्रथम जहाँ से शुरू किया गया था है ना, वो भूमिका थी, ये मध्य में कहानी है। अब लेखिका फिर आपको याद दिला रही है कि सोन जूही की लता के नीचे गुल्लू को समाधि दी गई है, वही जहाँ उसे छुआ छुअल खेलते उसे देखा गया था। इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगाथ का किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। क्योंकि हर साल जब जूही का फूल का खिलने का सीज़न आता है तो वहाँ फूल खिलते हैं, तो मानो ऐसा लगता है हमें कि वहाँ पे
जो है क्या कहते हैं, गिल्लू ने जन्म लिया है, गिल्लू फिर से बाहर आया है ना। आई बात समझ में? तो ये थी जो है कहानी, है ना, गिल्लू जिसे ये क्या किया गया। अब आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनेंगे और आपको करना ये है कि मैं इसके शब्दार्थ जो है आपको सेंड करूँगा, और वो लिखने का तरीका है